Hello students, I am Dr. Jaswant Singh here from Triple S Convent Senior Secondary School, 11 LNP, रिको श्री गंगानगर से। क्लास 12th हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन और उसका टॉपिक है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अच्छी तरह से पता है आपको कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मीन होता है कि which type of the properties of the solution depends upon the number of particles of solute, यानी कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ solute पर क्या करती है, डिपेंड करती है। सपोज कीजिए कि हमारे पास दो सोल्यूट और एक क्या है, सॉल्वेंट है। सोल्यूट हमारे पास B है, सॉल्वेंट हमारे पास क्या है, A है। तो इनको अकॉर्डिंग चलते हुए हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 टाइप की क्या कर चुके हैं, डिवाइड कर चुके हैं, क्लासिफाइड कर चुके हैं। सबसे पहली जो अपने पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, जिसके एक्सप्लेनेशन हम पहले ऑलरेडी कर चुके हैं। सेकंड है एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट, ये भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हमारे पास थर्ड जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आ रही है वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आप ये कंसीडर करें कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्वेंट कौन है, A है, और सॉल्यूट क्या है, B है, और दोनों को मिलाकर के हमने क्या बनाया है, एक सॉल्यूशन बना रखा है। अब आप अच्छी तरह से जानिए कि A जो अपने पास सॉल्वेंट है उसके पार्टिकल पहले क्या थे, वोलेटाइल सॉल्यूशन था। ये कैसा था, वोलेटाइल, ठीक है ना। और सॉल्यूट जो हमारे पास है वो कैसा है, नॉन वोलेटाइल है या लेस वोलेटाइल है देन A। तो इस कंडीशन के अंदर जो हमारे पास B है वो A और B के बीच में क्या हो जाएगी, अट्रैक्शंस हो जाएंगी। तो ये इसको अपनी ओर क्या करने लगेगा, अट्रैक्ट करने लगेगा। B पार्टिकल्स इनको क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और इनके पाथ में भी क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे ताकि A पार्टिकल क्या नहीं बना सके, वेपर नहीं बना सके। तो दोनों ही कंडीशन की अगर हम बात करें तो A पार्टिकल को, जो A पार्टिकल है उसको सोल्यूट पार्टिकल B ज्यादा से ज्यादा प्रोबेबिलिटी रखेगा कि उसको कहाँ रखे, सॉल्यूशन के अंदर ही बना के रखे ताकि उसको वेपर ना बन पाए, ठीक है ना। तो ज्यादा प्रयास किसका रहता है, सोल्यूट का रहता है। तो जितना ज्यादा सोल्यूट होगा उतने ही A पार्टिकल वेपर की फॉर्मेशन में क्या हो पाएंगे, कम जा पाएंगे, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर डिप्रेशन इन एक्सपोजर इन फ्रीजिंग पॉइंट, वो किस तरह से काम करती है, इस बात पे बात करते हैं। तो देखिए, जैसे हम वाटर का एग्जांपल लेते हैं कि वाटर हमारा नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर कैसा होता है, लिक्विड होता है। हमने इसको फ्रीज करना स्टार्ट किया, टेम्परेचर डिक्रीज करना स्टार्ट किया। जैसे जैसे हमने टेम्परेचर को डिक्रीज किया तो 4 डिग्री सेल्सियस पर आते ही यहाँ से 4 डिग्री सेल्सियस से कम जाएंगे तो इस पर ये वाटर जो है वो फ्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, और 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हमें क्या मिलती है, आइस मिलती है। यानी कि वो कम्प्लीटली किसमें कन्वर्ट हो चुका है, आइस में कन्वर्ट हो जाता है 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो यहाँ पर जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना आता है, 4 डिग्री सेल्सियस आता है, क्योंकि यहाँ से वाटर क्या होना स्टार्ट हो जाता है, फ्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इसी तरह से अगर हमने कोई, सपोज कीजिए वाटर ना लेकर के, वाटर की जगह हमने क्या ले लिया, सपोज कीजिए A ले लिया, ठीक है। अब हम वाटर को छोड़ रहे हैं क्योंकि वाटर वोलेटाइल नहीं है। वोलेटाइल होता तो 25 डिग्री से हायर टेम्परेचर चाहिए। हमने कोई A कंपाउंड लिया है जो कि 25 डिग्री पर क्या है, वोलेटाइल है, और 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जाता है, फ्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जैसे ही मैंने सॉल्यूशन B इसमें क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, तो पहले 4 डिग्री पे इसलिए आता था क्योंकि A पार्टिकल निकल जाते थे यहाँ पर, ठीक है। अब B जैसे ही मिक्स हो गया इसके अंदर तो A पार्टिकलों की मूवमेंट क्या हो गई, कम हो गई। अब वो ज्यादातर कहाँ टिके रहते हैं, सॉल्यूशन में टिके रहते हैं। तो अब जो फ्रीजिंग मैंने टेम्परेचर कम करना स्टार्ट किया तो वो यहाँ पर 8 डिग्री सेल्सियस पर ही क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, फ्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब है फ्रीजिंग पॉइंट जो था वो क्या हो गया, कम हो गया। पहले 4 डिग्री पे जाता था, अब कितने डिग्री पे हो गया, कम हो गया। क्योंकि पहले मेरे को यहाँ पे कितने कम करने पड़ते थे, 21 डिग्री कम करना पड़ता था, है ना। लेकिन अब मेरे को कितना कम करना पड़ता है, ओनली 17 डिग्री कम करना पड़ता है, ठीक है। यानी कि इतना क्या आ गया, 4 डिग्री का डिफरेंस आ गया। तो इस जो कम करने की जो बिहेवियर है या जो वैल्यूज हैं उसी को हम क्या कहते हैं, डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। क्लियर है। तो अब देखिए
तो हम आते हैं अपने नोट्स के ऊपर। तो यहाँ पर देखो, ठीक है, इस नोट्स की बात करें तो इसके अंदर बात करते हैं द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन इट्स लिक्विड एंड सॉलिड फेज बिकम्स इक्वल। ठीक है ना, वहां पर क्या होती है, हमेशा इक्वल होते हैं। वहां पर सॉलिड फेज भी आ जाती है और कौन सी होती है, लिक्विड फेज भी होती है। तो 4 डिग्री सेल्सियस वो आपका पॉइंट है जहां पर वाटर जो है वो लिक्विड फेज में भी होता है और सॉलिड फेज में भी होता है। तो इसलिए 4 डिग्री सेल्सियस क्या है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है। लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर जो है वो कंप्लीटली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। एज वी नो दैट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन containing non-volatile solute is lower than that the pure solvent। सिंपल सी बात है, solid form gets the separated out at a lower temperature as shown in the figure। तो यहाँ देखिए, ये हमारा क्या है, सॉल्वेंट प्योर है। यहाँ पर ये फ्रीज होता था कितने डिग्री सेल्सियस पर, यहाँ पर आकर के ठीक है ना, TI या TF नोड पर। लेकिन जैसे ही हमने इसमें क्या कर दिया, सॉल्वेंट मिक्स कर दिया, तो अब ये और भी कम टेम्परेचर पर क्या हो जाएगा, जल्दी से ही। मेरे को इतना टेम्परेचर डिक्रीज करने की जरूरत नहीं है, वो पहले ही क्या हो जाएगा, यहाँ पर सॉल्यूशन जो है इस जगह पे आके फ्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू कितनी आती है, TF आती है। तो डेल्टा TF कितना रहता है अपना, डेल्टा TF जो है वो रहेगा TF नोड माइनस TF। क्लियर है। तो ये हमारा क्या है, डेल्टा TF जो है वो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। ये डेल्टा TF से हम क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है बेटा। अब देखिए डेल्टा TF है, अब जिस प्रकार से डेल्टा बॉइल किया था, डेल्टा TB किया था हमने एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट के अंदर, उसी तरह से हम यहाँ पर क्या करेंगे, अकॉर्डिंग चलेंगे। वहां डेल्टा TB था, तो यहाँ पे अब फ्रीजिंग पॉइंट में क्या आ जाएगा, डेल्टा TF आ जाएगा। बाकी सेम टू सेम कैलकुलेशन रहेगी इसके अंदर। ठीक है, तो बात करते हैं इसके अंदर डेल्टा TF, देन डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलैलिटी किस पे डिपेंड करती है, आपके सोल्यूट पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ मोल्स पर। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू लिख सकते हैं KF, यहाँ पे K भी होता था, यहाँ पे क्या है, KF है, और ये क्या है आपका M की वैल्यू पुट करें अपने, तो M इज इक्वल टू क्या होता है, NB अपॉन में मोलैलिटी है, तो WA ग्राम में, इनटू में क्या आएगा 1000। अब NB की वैल्यू पुट करते हैं, तो स्मॉल m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, WB अपॉन में MB इनटू 1 अपॉन में WA, और इनटू में क्या आ जाएगा 1000। वैल्यू को हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में m की जगह पुट कर देते हैं। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू हमारे पास क्या आता है, यहाँ देखना, तो डेल्टा TF इज इक्वल टू आएगा KF, ये रहा, इनटू में क्या आएगा WB अपॉन में MB इनटू 1 अपॉन में WA इनटू में क्या आएगा 1000। इस तरह से इस इक्वेशन की हेल्प से हम किसको कैलकुलेट कर सकते हैं, MB को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आते हैं अपने नोट्स के ऊपर। ये तो वैल्यू हुई डेल्टा TF की हेल्प से किस तरह से हम किसी भी सॉल्यूट का क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास को भी हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर आता है हमारे पास टॉपिक, तो देखिए आपको मैं नोट्स में भी बता देता हूँ। द डिक्रीजिंग इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इज नोन एज द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF इज इक्वल टू डेल्टा TF नोड माइनस TF, एंड डेल्टा TF इज इक्वल टू KF। ये जो है वो यहाँ से आया कि डेल्टा TF जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, M के, और प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो क्या आ जाएगा KF। देन M की वैल्यू इसने पुट करी है, तो MB इज इक्वल टू क्या आ गया, ये वैल्यू आ गई आपके पास। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी सॉल्यूट का। तो अब KF क्या है, इज द मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट्स और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, यूनिट इसकी क्या रहती है, सेम ही रहती है, केल्विन। इसकी जो यूनिट है वो है केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। क्लियर है, हाँ जी। अब
बात करते हैं किसके लिए रिस्पेक्ट में बात करें तो कहता है इथाइलिन ग्लाइकोल इज यूजुअली एडेड टू वाटर इन द रेडिएटर टू लोअर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट। तो ध्यान रखना इथाइलिन ग्लाइकोल जो है इज यूजुअली एड टू द वाटर इन द रेडिएटर टू लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट। एक्चुअली में क्या होता है बेटा, ध्यान देना इस पॉइंट के ऊपर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो आप देखिए जैसे सियाचिन है हमारे पास, है ना, सियाचिन में क्या होता है कि ऐसे बहुत सारे कंट्रीज या हाई एरिया है जहां पर हमेशा ही स्नोफॉल होता रहता है और ठंड बहुत ज्यादा होती है और टेम्परेचर जो है वो माइनस में चला जाता है। तो अगर पेट्रोल की बात करें तो इतना टेम्परेचर माइनस में चला जाता है कि पेट्रोल या डीजल जो है वो गाड़ी के टैंक में जम हो जाता है, तो वो मतलब कि सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। आपको पता है लिक्विड का फ्लो होगा तभी तो वो इंजन तक पहुंचेगा ऑयल का, तो वो नहीं जमे इसके लिए उसमें क्या किया जाता है, कुछ इम्प्योरिटीज को मिक्स किया जाता है ताकि उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। ठीक है, लेकिन यहाँ जो बात हो रही है वो थोड़ा सा डिप्रेशन की बात हो रही है। तो यहाँ पर देखिए आप, हम जो व्हीकल होते हैं हमारे, ठीक है, 4 व्हीलर जो होते हैं उनमें एक होता है रेडिएटर जो आगे लगा होता है, बिल्कुल जाली सी लगी होती है, उसमें पानी डलता है। ठीक है, उसमें हम क्या मिक्स करते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल मिक्स करते हैं। ये क्या करता है, वाटर गर्म ना होकर के क्या रहे, ठंडा रहे, यानी कि ठंडा करने का काम करता है इंजन को। ठीक है ना, तो वाटर जो है वो जल्दी से ठंडा हो जाए इसके लिए उसमें हम क्या मिला देते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल एज ए सोल्यूट मिला देते हैं किसके अंदर, वाटर नाम के किसी भी सॉल्वेंट के अंदर। क्यों, वाटर क्या करेगा, एज ए सॉल्वेंट बिहेव करेगा। ठीक है, तो उसमें क्या मिक्स किया होता है, इथाइलिन ग्लाइकोल मिक्स किया होता है ताकि वो कम टेम्परेचर पर ही क्या होता रहे, मतलब कि टेम्परेचर तो गाड़ी का ज्यादा होता है लेकिन वो ठंडा रहता है इस तरह से। ठीक है ना, यानी कि टेम्परेचर कम डिक्रीज करना पड़ता है तो वो इंजन भी क्या होता जाएगा, ठंड होता जाएगा। तो इसको बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एंटी फ्रीज सॉल्यूशन। इसको हम क्या कहते हैं, एंटी फ्रीज सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, कैलकुलेशंस ऑफ मोलल एलिवेशन कांस्टेंट Kb एंड मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट Kf, दोनों के लिए कैलकुलेशन की बात करें तो इनके लिए स्पेसिफिक क्या दी हुई है, इक्वेशंस दी हुई हैं, जिसका ड्रॉ जो है अपने नहीं करना है सिलेबस के अंदर, सिर्फ इसको क्या करना है, लर्न करना है। वो क्या है, Kb = ma RT ब्रैकेट में TB नोड का स्क्वायर अपॉन में डेल्टा H न्यू। ठीक है ना, डेल्टा H न्यू जो है वो आपका होता है मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, ये है ये। Kf = ma.r गैस कांस्टेंट, TF नोड की होल स्क्वायर, डेल्टा HF, दिस इज द डेल्टा HF इज द एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ठीक है, TF फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट एंड TB इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। ये दोनों ही इक्वेशन जो है वो अलग अलग हैं, दोनों ही आपको क्या करनी है, लर्न करनी है। इन पे न्यूमेरिकल आया हुआ है, क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, लेकिन किस तरह से इक्वेशन आती है ये अपने सिलेबस से बाहर है, ये अपने सिलेबस में नहीं है। कुछ और भी मैंने एग्जांपल दिया है, ध्यान देना। कॉमन साल्ट NaCl एंड एनहाइड्रेट CaCl2 आर यूज्ड टू क्लियर स्नो ऑन द रोड्स, यानी कि रोड के ऊपर जो स्नो आ जाती है, स्नोफॉल होता है, तो उसको क्लियर करने के लिए हम क्या मिलाते हैं, NaCl और CaCl2 जो है कैल्शियम क्लोराइड का हम क्या करते हैं, छिड़काव करते हैं, बिकॉज दे डिप्रेस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ये उसको क्या कर देते हैं, डिप्रेस कर देते हैं, किसको, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर को। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन इज द डिटरमाइंड बाय द बैकमैन मेथड्स और रास्ट मेथड। ठीक है ना, ये दो मेथड हैं जिसकी हेल्प से हम किसी भी सॉल्यूशन के लिए द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन की हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्लियर है। अगला पॉइंट आता है अपने पास ऑस्मोटिक प्रेशर। अगला पॉइंट हमारे पास क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर है। ठीक है ना, हम इसको अब क्या करेंगे, आगे देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है ये हमारा, इसके ऊपर हम आते हैं। हाँ जी, फोर्थ जो हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर से पहले हमें एक कॉन्सेप्ट आना चाहिए जो है ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस क्या होता है इसकी बात करते हैं। तो देखिए, जब कोई भी कंपाउंड जो है अपनी हायर कंसंट्रेशन से वो कहाँ जाता है, हमेशा लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाता है।
कहाँ जाता है, लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाता है। लेकिन अगर यही कंपाउंड सेमी प्रीमेबल मेम्ब्रेन यानी कि एसपीएम से होते हुए क्रॉस होकर जाए तो इस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस। उसको हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस। ठीक है ना, इस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस। कि यहाँ पर कंसंट्रेशन क्या है, हाई, और यहाँ पर कंसंट्रेशन क्या हो, लोअर। तो एसपीएम को क्रॉस करते हुए, सेमी प्रीमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए वो कहाँ जाता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर कोई भी कंपाउंड जाता है तो इस प्रोसीजर को क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब एसपीएम क्या है, सेमी प्रीमेबल मेम्ब्रेन होती है जो सिलेक्टिव कंपाउंड्स को ही अपने में से पास होने देती है। ये मोस्ट ऑफ केस के अंदर जो एनिमल मेम्ब्रेन्स होती हैं उनसे इनको क्या किया जाता है, फॉर्म किया जाता है, या उनसे इनको डिप्रेस्ड किया जाता है, अलग किया जाता है। ठीक है, सेपरेट किया जाता है, उनसे ये बनी होती है जो सिलेक्टिव मटेरियल को अपने में से पास होने देती है। अब इसी तरह की कुछ बात करते हैं यहाँ पर कि ये कंपाउंड ऐसा करते क्यों है। एक्चुअली में कहा जाता है कि जहाँ पर लोअर कंसंट्रेशन होती है वहां पर एक प्रेशर जनरेट होता है। ठीक है, जिसकी वजह से कोई भी कंपाउंड जो है वो हाई से कहाँ आता है, लोअर की ओर आता है। अब ये प्रेशर जो है, इसी प्रेशर को ही हम क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, जिनको हम पाई से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर बात करें हम कि सपोज कीजिए हमारे पास यहाँ पर एक कंपाउंड है और अभी कंपाउंड नहीं है, इस सेपरेट किया हुआ है सेमी प्रीमेबल मेम्ब्रेन से। ठीक है, इधर हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट है, और इधर हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन है। ये हमारे पास 1 लीटर कंप्लीट है, बट इसमें 200 ml तो क्या है, सॉल्यूट, एंड 800 ml क्या है हमारे पास, सॉल्वेंट। क्लियर है। तो हम बात करें कि हमारे पास कॉमन जो है वो कौन है, सॉल्वेंट है। ये हमारा एसपीएम है। तो सॉल्वेंट जो है अपनी प्योर, यानी इधर सॉल्वेंट क्या है, बिल्कुल प्योर है। ठीक है, यानी कि प्योर सॉल्वेंट अपनी हायर कंसंट्रेशन से कहाँ जाएगा, लोअर कंसंट्रेशन 800 ml की ओर आएगा। क्यों, क्योंकि सॉल्वेंट की इधर कंसंट्रेशन क्या है, हाई है, और इधर कंसंट्रेशन क्या है, कम है। तो ये अपने हायर अमाउंट से कहाँ आएगा, लोअर अमाउंट की ओर आएगा बाय द पास थ्रू द एसपीएम। तो यहाँ पर इसको क्या कहा जाएगा, ऑस्मोसिस। और यहाँ पर एक प्रेशर जनरेट होगा ताकि ये अपने हायर से कहाँ आए, लोअर कंसंट्रेशन की ओर आए। तो इस प्रेशर को हम क्या कहेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, देखिए बेटा यहाँ पे 200 ml क्या है, सॉल्वेंट है, तो सोल्यूट है। तो सोल्यूट भी तो क्या कर सकता है सर, सॉल्वेंट की तरफ जाएगा। तो हाँ, अगर एसपीएम उसको परमिट करती है अपने में से पास होने के लिए तो जरूर जाएगा। लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि एसपीएम जो है वो सॉल्वेंट पार्टिकल को ही पास होने देती है, सोल्यूट पार्टिकल को पास नहीं होने देती। दैट्स क्लियर। ओके बेटा, तो आपको नॉर्मल व्यू के अंदर ये बात समझ में आ गई कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या चीज होती है। कि एक इस टाइप का एक प्रेशर है जो लोअर कंसंट्रेशन के साइड होता है, ताकि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर सॉल्वेंट क्या कर जाए, मूव कर जाए। ठीक है, इसको पार करते हुए, एसपीएम को क्रॉस करते हुए। दैट्स क्लियर। अब इस ऑस्मोटिक प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड होते हैं। ठीक है, कौन कौन से मेथड है, लेकिन पहले हम थोड़ा सा अपने नोट्स की ओर चलते हैं। नोट्स में से मैं आपको पढ़ाते हुए चलता हूँ आगे क्या है, ध्यान से देखना। ऑस्मोटिक प्रेशर, तो देखिए, ऑस्मोसिस इज द फिनोमेना ऑफ स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू ए सेमी प्रीमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन और फ्रॉम ए डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेट सॉल्यूशन। इट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय द ओबे-नॉलेट। ठीक है ना, सबसे पहले किसने बताया था, ओबे-नॉलेट साइंटिस्ट ने बताया था। सम नेचुरल सेमी प्रीमेबल मेम्बर्स आर एनिमल ब्लडर्स, यानी कि ब्लडर्स से मिलती हैं, सेल मेम्ब्रेन्स एटसेट्रा। ठीक है, और इसको बनाने के हम क्या करते हैं, कॉपर Fe6 इज एन आर्टिफिशियल सेमी प्रीमेबल मेम्ब्रेन विच डज नॉट वर्क
in aqueous solutions as it dissolve in them. ऑस्मोसिस में भी, यानी ऑस्मोसिस कितने टाइप का हो सकता है? 2 टाइप का। देखिए भी, इसी कॉपर जो है एफिशिएंसी से हम क्या कर सकते हैं, एक आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बना सकते हैं, लेकिन ये क्या है, वर्क नहीं करती किसके लिए? नॉन एक्वस सॉल्यूशन के लिए, क्योंकि ये उनके साथ क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो आपको ये सिर्फ बताने के लिए कि किससे बनता है आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो आपको इस कंपाउंड को लर्न करना पड़ेगा। कहाँ से मिलती है? एनिमल ब्लडर से या सेल मेम्ब्रेन से मिलती है। सबसे पहले इसको किसने रीड किया था? एबे नॉलेट ने किया था। ये सब प्रोसीजर उसने दिया था। और अब बात आती है कि ऑस्मोसिस कितने टाइप का होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द ऑस्मोसिस। पहला है एक्सोऑस्मोसिस और एक है एंडोऑस्मोसिस। इसको समझने के लिए बात करें, हम एग्जांपल लेते हैं, बायो से उठाते हैं। आपने कभी किशमिश खाया होगा, ठीक है ना? तो पहली बात हम करते हैं कि सपोज कीजिए कि किशमिश किससे बनता है ना, तो बात करते हैं किशमिश का। तो आपको पता है कि ग्रेप्स जो होते हैं, यानी कि अंगूर जो होते हैं, उनसे क्या बनाई जाती है? किशमिश का निर्माण किया जाता है। यहाँ पर क्या होता है? शुगर सॉल्यूशन होता है। क्या होता है बेटा? शुगर सॉल्यूशन, चाशनी जिसको बोलते हैं ना। और इसमें क्या रखा जाता है? अंगूर रखा जाता है, यानी कि ग्रेप्स को रखा जाता है। ग्रेप्स में वाटर ज्यादा होता है, अंदर वाटर ज्यादा है और बाहर वाटर क्या है? कम है। तो ग्रेप्स की जो मेम्ब्रेन है वो एज ए एसपीएम बिहेव करती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो लिक्विड है वो कहाँ आ जाएगा? शुगर सॉल्यूशन के अंदर आ जाएगा। ठीक है ना, यानी कि बाहर की ओर ये निकल रहा है लिक्विड, तो इसको बोलेंगे एक्सोऑस्मोसिस। ठीक है, तो और ये थोड़ी देर बाद क्या हो जाता है? अंगूर जो है वो पिचक करके क्या हो जाएगा? पतला हो जाएगा इस तरह से। तो हम इसको क्या करते हैं? निकाल करके सुखा लेते हैं। तो और सुखाने के बाद मार्केट में ये एज ए किशमिश के नाम से क्या जाती है? बेची जाती है। लेकिन ये है क्या? एक्सोऑस्मोसिस का एग्जाम्पल है। ठीक है, लेकिन इसी का ही ऑपोजिट बात करें कि किसी किशमिश को हमने किस में रख दिया? वाटर में रख दिया। किस में रख दिया? वाटर के अंदर। ये सपोज कीजिए किशमिश है, ये बाहर वाटर है। जैसे हमने वाटर में रखा तो वाटर अंदर इंटर करेगा, क्योंकि बाहर वाटर का कंसंट्रेशन हाई है और अंदर कम है, तो थोड़ी देर बाद ये किशमिश है वो फूल करके ऐसी हो जाती है। ठीक है, तो वाटर अंदर इंटर कर गया, तो इसको बोलते हैं एंडोऑस्मोसिस। क्लियर है? तो एक होता है एक्सोऑस्मोसिस और एक होता है एंडोऑस्मोसिस। तो हम बात करें यहाँ पर एक्सोऑस्मोसिस की, तो वह है इट इज द आउटवर्ड फ्लो ऑफ वाटर और सॉल्वेंट फ्रॉम द सेल थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, किशमिश का फॉर्मेशन का एग्जांपल ले सकते हो। एंडोऑस्मोसिस इट इज द इनवर्ड फ्लो, यानी कि कहाँ होगा? इनवर्ड होगा, अंदर की ओर आएगा वाटर एंड सॉल्वेंट और द सेल थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से। अब बात आती है कि हम ऑस्मोटिक प्रेशर जो है उसको कैसे डिफाइन करते हैं। तो देखिए, द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डेवलप्ड ऑन द सॉल्यूशन, यानी कि कहाँ पर होता है? ऑन द सॉल्यूशन पे होता है, विच जस्ट प्रिवेंट्स द ऑस्मोसिस ऑफ प्योर सॉल्वेंट इनटू सॉल्यूशन थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। अब बात आती है कि हम इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए बेटा एक डायग्राम दे रखा है आपको, यहाँ पे देखना। ये एक फनल लगी होती है जो उल्टी होती है और यहाँ पर लगी होती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये आपका क्या है? प्योर सॉल्वेंट है। यहाँ तक ये फिलअप होता है। जैसे हम इसके अंदर रखते हैं तो प्योर सॉल्वेंट जो है वो यहाँ पर एंटर करेगा, जिससे इसकी सॉल्वेंट की जो हाइट है वो क्या हो जाती है? इंक्रीज होती है। ये जो हाइट है वो क्या होती है? एच होती है। क्या होती है? एच। सपोज कीजिए कि यहाँ पर हाइट क्या है? एच है, तो पाई इज इक्वल टू होता है एच डी जी। ठीक है, या इस डी को क्या लिखते हैं? रो से भी लिखते हैं। ठीक है, अब एच क्या है? वो हाइट है जो उसने गेन किया है यहाँ पर। ठीक है, डी क्या है? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की क्या है? डेंसिटी है। जी क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है 9.8 इंटू नहीं है मीटर पर सेकंड। ठीक है ना, ये उसका क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स जी होता है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं? पाई को कैलकुलेट कर सकते हैं।
लेकिन इसके अलावा भी हमें एक और मेथड दिया गया है जिससे हम ऑस्मोटिक प्रेशर को कैलकुलेट कर सकते हैं, वो है पाई इज इक्वल्स टू CRT। क्या होता है? पाई इज इक्वल्स टू CRT। आप लोगों ने एक इक्वेशन पढ़ा था, गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल्स टू क्या होता है? NRT। क्लियर है? अगर मैं V को इधर ट्रांसफर कर दूं तो ये हो जाएगा P इज इक्वल्स टू N/V/RT। ये नंबर ऑफ मोल्स है, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन, मोलैरिटी। देन ये इक्वेशन जो कन्वर्ट होती है वो होती है P इज इक्वल्स टू CRT। और यहाँ पर जो हमारा प्रेशर है वो कौन सा है? ऑस्मोटिक प्रेशर है। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? पाई से। ये हमारा R है गैस कांस्टेंट, ये C है कंसंट्रेशन, ये T है टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ पर C जो है नंबर ऑफ मोल्स किसके लेंगे हम? सोल्यूट के लेंगे। तो NB अपॉन में क्या है? NV, और NB की वैल्यू रखी तो ये क्या आ गया? FWB अपॉन में MB, और साथ में V ये वाला। ठीक है, देन MB इज इक्वल टू आ जाएगा WBRT अपॉन में पाई V, क्योंकि P इज इक्वल टू क्या हो चुका है? पाई। तो इस तरह से हम पाई इज इक्वल टू लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ये आपका क्या है? मास है, और ये आपका क्या है? वॉल्यूम। तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी होता है, D। तो ये हो गया DRT अपॉन में MB, और MB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका पास? TRT अपॉन में क्या हो जाएगा? पाई। यानी कि हम इस तरह से भी सोल्यूट का मोलर मास क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। आपके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि मोलर मास किसी भी सोल्यूट का कैलकुलेट करने के लिए सबसे जो बेस्ट मेथड है वो ऑस्मोटिक प्रेशर है। वो कौन सा है? ऑस्मोटिक प्रेशर की हेल्प से हम हमेशा ही किसी भी सोल्यूट का क्या कर सकते हैं? मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो बात होती है बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर की। अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस जो है वो आपका सिलेबस यहीं खत्म होता है, सेकंड चैप्टर यहीं खत्म होता है। बात रही इसके न्यूमेरिकल की, तो मैं आज आपको इसके न्यूमेरिकल सेंड कर रहा हूँ, और कुछ न्यूमेरिकल मैंने कल सेंड किए थे, वो आपको सॉल्व करने हैं, और सॉल्व करके और फिर नोटबुक में इस नोट्स को आपने नोट करना है। नोट करने के बाद उसकी जो PDF बना करके आप मेरे को मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करोगे। थैंक यू, ओके, बाय।